गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुरेश कुमार आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग फेमिनिज्म के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग एक पार्ट देख चुके हैं। ये जो है फेमिनिज्म वो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसको देखना चाहिए। विशेषकर अगर हम बात करें तो बी एड एम एड सेट नेट टेट इत्यादि में इसके क्वेश्चन जो है जरूर पूछे जाते हैं। चलिए आज का हमारा टॉपिक है फेमिनिज्म। आज हम लोग इसके अर्थ, परिभाषा, प्रकार और उद्देश्य, विशेषता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? फेमिनिज्म। ठीक है, फेमिनिज्म आज हम लोग इसके अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? नारीवाद। इसके जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग चर्चा तो कर चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं इसके बारे में, है ना। तो चलिए हम लोग इसके इटिमोलॉजी के बारे में बात करते हैं। इटिमोलॉजी अर्थात शाब्दिक अर्थ हम बात कर सकते हैं। तो इटिमोलॉजी के अंतर्गत जब हम बात करेंगे तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट जो शब्द है ना, फेमिनिस्ट जो शब्द है वो किसका रूपांतरण है? तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है फेमिनिज्म, अगर प्रोनाउंसिएशन की दृष्टि से बात करें तो यहाँ पे ये जो है ई एक्स्ट्रा आ गया है और ये किसका वर्ड है? फ्रेंच का वर्ड है। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक और टर्म यहाँ बात करते हैं, वो क्या है आपका? फेमिना। फेमिना, फेमिना। और ये कौन सा वर्ड है आपका? लैटिन वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो फेमिनिस्ट या फेमिनिज्म जो टर्म है वो 1890 में हमारे पास अस्तित्व में आया। ठीक है, और ये जो है हमारा क्या 1851 में किस में ऐड हुआ? अंग्रेजी ग्रामर में जो या डिक्शनरी में हम बात करें तो फेमिना नामक टर्म ऐड हुआ, जिसका अर्थ क्या निकला गया? जिसका अर्थ क्या निकला गया? दी स्टेट ऑफ बीइंग फेमिनाइन। ठीक है, 18वीं शताब्दी में इसके जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आया, उभर कर सामने आया, और जिसका मीनिंग क्या हुआ? द स्टेट ऑफ बीइंग फेमिनाइन, है ना। नारीवादी बनिए, विचारधारा के बनिए। ठीक है, ओरिजिनल अगर उसका हम सेंस के बारे में बात करें, एक्चुअल सेंस के बारे में, तो वो क्या है? इसके अंतर्गत हम बात कर सकते हैं जो कि 1895 के आसपास एक कॉन्सेप्ट आया, एडवोकेसी ऑफ वुमेन राइट्स, है ना। एक्चुअल हम अगर इसके सेंस के पीछे जाएं या मीनिंग के पीछे जाएं तो वो क्या है? महिला अधिकारों के संबंधित जो वहाँ पे वकालत है ना भाई, या उसकी पैरवी करना। तो मेन इसका ध्येय क्या है? एडवोकेसी ऑफ वुमेन राइट्स। और अगर हम फेमिना का यहाँ पे सामान्य मतलब बात करें तो इसका मतलब होता है वुमेन, वुमेन, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो इससे हमको ये चीज़ क्लियर हो गया है कि किस तरीके से जो फिर नारीवाद का उत्पत्ति हुआ हमने देख ही लिया था, लेकिन अगर शाब्दिक दृष्टिकोण से बात करें तो उसका सफर जो है इस तरीके से शुरू हुआ। ठीक है, चलिए हम कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं, डेफिनेशंस। तो यहाँ पे हम जो कथन देखते हैं, मृणाल पांडे जी ने इनको जो है डिफाइन किया था, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि नारीवाद पुरुषों का नहीं, उनकी अहमियत को घटाने वाले उस छद्म मुखौटे का प्रतिकार करता है जो मर्दानगी के नाम पे गढ़ा गया है, और जिसके द्वारा ही जिसका आशय क्या है उसका? झूठी अवमान्यता, झूठी अहम भाव, है ना, अगर हम बात करें तो, और साथ ही साथ उसमें उत्पीड़क प्रवृत्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो उनकी मानवीयता, किनकी मानवीयता? स्त्री की मानवीयता को घटाने के लिए जो प्रयास किया गया है पुरुष प्रधान समाज द्वारा, वो उसका खंडन करते हैं, ना कि पुरुषों का खंडन करते हैं। द्वितीय परिभाषा की ओर अगर हम चलें तो यहाँ पे पल्लवी सक्सेना जी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि नारीवाद का जो मुख्य आशय है वो क्या है? नारीवाद के प्रति जागृति लाना और साथ ही साथ उनकी पहचान को स्थापित करने का प्रयास ही जो है वो क्या है? नारीवाद है, यहाँ पे उनके द्वारा कहा गया है। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसके विशेषता और उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नारीवाद की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं और साथ ही साथ उनके उद्देश्य हैं। ठीक है, तो उनके उद्देश्यों के अंतर्गत
अगर मैं प्रथम बात करूं कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे प्रथम बात करें तो अधिकारों की रक्षा करना। अधिकारों की रक्षा करना। किसके अधिकारों की रक्षा करना? महिला के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है। उसके बाद दूसरा भेदभाव को रोकना, भेदभाव के प्रति विरोध, भेदभाव को समाप्त करना है तो उसके लिए वो विरोध प्रदर्शित यहाँ पे करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये पितृसत्ता का विरोध करते हैं, पितृसत्ता का विरोध। और हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा संगठन पर्व। ठीक है। पांचवा हम यहाँ पे बात करें तो जो मतभेद होता है एक दूसरे के बीच में, भेदभाव के अंतर्गत भी आएगा, लेकिन अन्य जो मतभेद हैं उनको भी ये समाप्त कर देना चाहते हैं। ठीक है। छठवा यहाँ पे स्वतंत्रता एवं अन्य मुद्दे। ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसके अंतर्गत हम लोग इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। हम लोग बेसिक पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे और बढ़ा देते हैं एक आध पॉइंट, सातवां है ना, सबल बनाना। ठीक है। और उसके बाद फिर और बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, एक हो सकता है यहाँ पे समाज में स्थान। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे बन सकते हैं। तो हम लोग उसके अंतर्गत देखिए, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखा है यहाँ पे विशेषता, लेकिन यही उसके उद्देश्य भी हो जाएंगे। ठीक है। बस थोड़ी लिखने का तरीका जो चेंज हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत हम लोग बात करते हैं पहला अधिकारों की रक्षा करना। किसके अधिकारों की रक्षा करना? महिला के अधिकारों की रक्षा करना। महिला के अधिकार कौन कौन से होंगे? जाहिर सी बात है, जो उसको जीवन यापन करने के लिए, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करने के लिए नीडेड होगा, जो संवैधानिक होगा, जो कानून में होगा, उससे संबंधित समस्त अधिकारों का जो हनन किया जा रहा है पुरुष प्रधान समाज द्वारा, तो उनके अधिकारों की रक्षा से संबंधित यहाँ पे बात कही गई है। ठीक है। दूसरा चीज भेदभाव का विरोध करना। भेदभाव जो लैंगिक दृष्टिकोण से यहाँ पे व्याप्त है, जेंडर जो रोल यहाँ पे तय किया गया है समाज के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का जो है प्रतिकार हो रहा है, निषेध उसको किया जा रहा है, जिस कारण से वो इसके प्रति विरोध प्रदर्शन करते हैं। पितृसत्ता का विरोध। पितृसत्ता शुरू से बताया कि पुरुष प्रधान समाज में पुरुष को काफी उत्तम और महिला को काफी निम्न समझा जाता है, जिस कारण से वो इसका भी विरोध करते हैं। तो उसकी विशेषताएं और उद्देश्य भी है यही है। तो अगला चीज है संगठन। संगठन, महिला को संगठित होना पड़ेगा। ठीक है। ये उसकी विशेषता और उद्देश्य है, जिसके अंतर्गत अगर वो संगठित नहीं हुई तो अपने अधिकारों को वो नहीं प्राप्त कर सकती है, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है, ऐसा हम जानते हैं। ठीक है। अगला चीज मतभेद। किसी भी प्रकार के, चाहे लैंगिक मतभेद हो, जेंडर मतभेद हो, या किसी कार्य से संबंधित भेदभाव हो, मतभेद हो, तो उन सभी चीजों के प्रति ये विरोध प्रदर्शित करते हैं। समान अवसर, समान वेतन की बात करने का इनका मुख्य मोटो रहता है, उद्देश्य रहता है। ठीक है। स्वतंत्रता एवं अन्य मुद्दे। जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं महिलाओं से संबंधित अगर हम बात करें तो उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता न तो परिवार के द्वारा, न समाज के द्वारा, और न ही उसके समुदाय के द्वारा दिया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं गलत बात है। वो भी यहाँ के एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में आ सकते हैं, राष्ट्र हित में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, इससे संबंधित मुद्दे भी वो उठाते हैं और उससे संबंध में अपना आंदोलन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और हम जोड़ सकते हैं कि वो क्या करते हैं, आंदोलन भी यहाँ से कर सकते हैं, आंदोलन। ठीक है। हाँ, तो उसके बाद फिर सबल बनना। हाँ, सबल बनाना। तो जाहिर सी बात है, स्त्रियों की दशा काफी दयनीय है, दयनीय हो चुकी थी, और भी ज्यादा दयनीय ना हो, तो इससे संबंधित
वो सारी गतिविधियां इनके द्वारा की जाएगी जो कहीं ना कहीं महिलाओं को पुनर्गठित करे और एक पुरुष के समान जो जगह है वहाँ पर स्थान है जो उसको मिलना चाहिए, इस संबंध में वो कार्य करता है। उसके बाद फिर समाज में उसका स्थान, अभी हमने बात किया कि समाज में उसकी स्थान जो है पुरुष की अपेक्षा काफ़ी निम्न वर्गीय है, जिस कारण से उनको ये सारी चीज़ों को करने की आवश्यकता पड़ रही है। अगला चीज़ है आंदोलन। आंदोलन हम बात कर रहे हैं, आंदोलन के अंतर्गत महिला अधिकारों के संबंध में जिस भी प्रकार का, चाहे स्वतंत्रता से, स्वास्थ्य से संबंधित या अन्य कोई भी अधिकार है, तो उनको प्राप्त करने के लिए वो शांतिपूर्वक ढंग से और अग्रेसिव रूप से दोनों ही तरीके से वो आंदोलन वहाँ पर करते हैं। ये भी उनकी विशेषता है और उद्देश्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हुआ क्या हमारा उसके विशेषताएं में उसके उद्देश्य। और इसके बाद इसके प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ पे अपने सिलेबस के अनुसार बेसिक प्रकार को यहाँ पे देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग समाजवादी नारीवाद, ठीक है, हम लोग प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं ना, समाजवादी नारीवाद, उग्रवादी नारीवाद, ठीक है, और एक है हमारे पास मनोविश्लेषक, मनोविश्लेषक नारीवाद। देखिए, सोशलिस्टिक, रेडिकल और साइकोएनालिटिक जो फेमिनिज्म है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कैसे इन तीनों में भिन्नताएं, कौन किस तरीके से अधिकार की बात करते हैं, रक्षा करने की कोशिश करते हैं, है ना। यहाँ पे मैं एक चीज जोड़ना चाहूँगा, मनुस्मृति में क्या बोला गया कि जो महिला है उसको खेत की संज्ञा दी गई और इस खेत का मालिक कौन है? पुरुष है ना भाई। उस खेत का मालिक कौन है बोला गया? पुरुष। तो पुरुष जब इस खेत में बीज रोपित करता है ना, तो वहां से क्या होता है, हमको संतति प्राप्त होती है या प्रोडक्शन, यहाँ पे उत्पाद प्राप्त होता है ना भाई। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, अगर हमारे पास खेत ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पुरुष को मुख्य भूमिका में लिया गया है क्योंकि वो जो है किसान रूपी होकर बीज जो है अंकुरित होने के लिए किस में डालता है? खेत में डालता है। तो यहाँ पे अगर वो खेत ही नहीं रहा, वो फील्ड ही नहीं रहा, तो किसान खेती कहाँ करेगा और उसको अनाज कहाँ से मिलेगा, है ना भाई। तो जितना इम्पोर्टेंट यहाँ पे पुरुष है, किसान है, उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट खेत है। आप देखिए अभी वर्तमान स्थिति में हम देखते हैं कि फील्ड के लिए या खेती करने के लिए जो जमीन है वो कम होते जा रहा है, जिस कारण से किसानों की हालत जो है इतनी दयनीय स्थिति में आ गई है, ना ही उसको उत्पाद से संबंधित उसको वेजेस जो है उसके अकॉर्डिंग मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं भाई हम इस पर भी बात करते हैं कि भाई खेत अगर है तब तो तुम खेती करोगे, खेत अगर है तब तो तुम वहाँ पे अपना जो है बीज रोपण करके उत्पाद पैदा करोगे, है ना भाई। अगर वही नहीं है तो फिर क्या मतलब। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं पुरुष को कम नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे पुरुष जितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे इसकी महत्ता को जो दबाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है ना भाई। खेत की उपजाऊ, खेत की उर्वरता, ये सब चीज डिपेंड करता है। तो उसमें बीज का तो कोई नहीं है, बीज की क्वालिटी कितना भी अच्छा है ना भाई। अगर खेत ही नहीं रहेगा तो उसको कहाँ पे रोपित किया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि फेमिनिज्म के अंतर्गत हमको इन चीज़ों को समझना चाहिए। फेमिनिज्म के अंतर्गत पहले जब फेमिनिस्ट की बात करते थे तो केवल महिलाओं की बात होती थी, या फिर कोई किसी को फेमिनिस्ट कह दे अगर पुरुष को, तो उसको अपमान समझ लेते थे। वास्तव में इसका मतलब है फेमिनिस्ट के अंतर्गत कि हर वो व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या महिला, जो महिला के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमेशा आगे रहता है और साथ ही साथ उसके विकास से संबंधित बात करता है, वो सब फेमिनिस्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक उद्देश्य हम और भी जोड़ सकते हैं इसके अंतर्गत कि इसका और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये 11 नंबर पे मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ कि पुरुषों को नारीवाद से जोड़ना, पुरुषों को नारीवाद से जोड़ना, नारीवाद से जोड़ना, है ना भाई। तो यहाँ पे पुरुषों को नारीवाद से जोड़ना, जाहिर सी बात है, ये भी इसका मतलब ये नहीं कि उसको नारीकरण कर दिया गया या फिर उसको महिला बना दिया गया। इसका मतलब यह कि वो भी नारीवाद के इस सोच में, इस जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में इस समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर पुरुष यह समझ जाता है कि उसका भी अस्तित्व है इस समाज में, सोसाइटी में, राष्ट्र में, तो जाहिर सी बात है इनके सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी और ये किसी भी प्रकार के कोई आंदोलन या कोई अन्य क्रियाविधि नहीं करेंगे। आगे की कक्षाओं के लिए ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।